नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं नुशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर्यटन निदेशालय को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंडे के रूप में ईडी काम कर रही है और ईडी को अभय दान देकर बीजेपी ने भस्मासुर बना दिया है। अगर ईडी गलत करती है तो इन पर कौन कार्रवाई करेगा? संभावना यह भी है कि ईडी ही वरदान देने वाले के पीछे ना पड़ जाए। पाप का घड़ा अभी बचा है, जैसे ही लबालब होगा छलकना शुरू हो जाएगा। पार्टी और ईडी दोनों मिले हुए हैं, इसका प्रमाण आपके पास है। ईडी का प्रेस विज्ञप्ति बाद में जारी होता है, रमन सिंह पहले जारी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पेज में पहले बात आती है और उसके बाद ईडी एक्शन लेती है। इसका मतलब उसका गठजोड़ है और ये लोग जो जानकारी देते हैं वहाँ वो रेड डाल रहे हैं। धोखे से भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ एक आध बार रेड डाले हैं। ईडी वालों को कैसे पता कांग्रेसी कौन है, भारतीय जनता पार्टी कौन है? 3 साल हो गए आईटी और ईडी को। यहाँ एक बार भी धोखे से किसी टुटपुंजिया भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर भी रेड डाला हो तो बता दो। सब कांग्रेसियों के डाल रहे हैं, तो इसका मतलब बता कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। उसी हिसाब से वो इधर रास्ता दिखा देते, इधर चल देते हैं, इधर रास्ता दिखाए उधर, इधर रास्ता दिखाए इधर, वो वही जाते हैं। तो कुल मिला के एक गठबंधन इनका है और भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए मैंने आरोप लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रही है। और अब ईडी गलत कर रही है, उसकी जांच कौन करेगा? कहां शिकायत होगी? कोई सुनने वाला है? उसको तो अभय दान दे दिया, भस्मासुर बन गए, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां से भी, तो ये निरंकुश हो चुके हैं। जो ईडी के अधिकारी हैं वो कुछ भी कर ले, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, रात भर जगा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, खाना दे पानी नहीं दे रहे हैं, कि शुगर पेशेंट है उसको खाना नहीं दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से मतलब अब इसमें ह्यूमन राइट्स वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शिकायत करेंगे तो उन्हीं खिलाफ उनको बिठा देंगे, उनको तो इतना पावर मिला हुआ है। तो ये भस्मासुर है और भस्मासुर किसी दिन कहीं भगवान शिव को ही पीछे लग जाए, कोई नहीं दिख रहा, अब पूरे विपक्ष के हम मार डाले, बचेगा कोई नहीं, तो भस्मासुर कहीं पीछे लग गए शिव भगवान के, तो फिर भगवान विष्णु भेजेंगे किसी को। कोई व्यक्ति अजर अमर तो रहेगा नहीं भाई। दुनिया में या पौराणिक कथाओं में भी कुछ लोग हैं जो आज भी जीवित, जिसमें हनुमान जी हैं, परशुराम जी है और गुरु द्रोण के पुत्र क्या नाम, अश्वत्थामा, ये लोग अभी तक के हैं। सब 7 या 8 लोगों के बारे में कहा जाता है। तो बचत लोगों तो नहीं रहे, जाना चाहिए ना, पर लोग, ये लोग भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, कोई बचेगा? तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि किसी चीज़ का कोई अंत नहीं होता, जो अति है उसका अंत होता है। तो अभी जितना इसका पाप का घड़ा अभी थोड़ा बहुत बचा है, अब भरने पे सीएम भूपेश बघेल ने ईडी की तुलना भस्मासुर से की है, जिसे लेकर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि कोरोना आपदा के समय केंद्र सरकार ने देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को अन्न दिया और छत्तीसगढ़ सरकार उस अन्न को भी खा गई। और आज सीएम भूपेश बघेल ईडी की तुलना भस्मासुर से कर रहे हैं और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को एक कोरोना के आपदा के अंदर में उसकी भूख शांत करने के लिए 5 किलो अन्न दिया, अनाज दिया, और छत्तीसगढ़ सरकार ने उस अनाज को भी खा गया। लगभग 5000 करोड़ रुपए का अन्न घोटाला है, चावल घोटाला है। और उसके बाद में खुद स्वीकार किए विधानसभा के अंदर में कि 69,000 मैट्रिक टन जो है वो चावल का गायब हुआ है करके। तो आप खुद अपराधी हो और दूसरी तरफ कहते हो कि ईडी भस्मासुर है। तो आपके इर्द गिर्द सारे भस्मासुर बैठे हैं और उसकी आंच आपके पास में आएगी। स्वाभाविक है कि जब वो भस्म होंगे तो उसकी आग के अंदर में भी आपको भी जलना है। और ऐसे लोगों को, जिन लोगों को आपने प्रश्रय दिया है, वो जो 2000 करोड़ से अधिक का पैसा शराब घोटाला के अंदर में, 500 करोड़ से अधिक का कोल घोटाले के अंदर में, अभी रेत घोटाला का जांच करे, आपका लोहा घोटाले का, सीमेंट घोटाले का अगर जांच करे,
भूमाफियाओं की अगर जांच करें तो 1 लाख करोड़ रुपए का घोटाला आपने पूरे छत्तीसगढ़ में इन 4.5 सालों में किया है, उसका जवाब। चलिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो कि आपको बता दें छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। सुकमा में जारी एनकाउंटर में मारा गया एक नक्सली और इसी के साथ केरलापाल थाना क्षेत्र के सिरसिट्टी के जंगलों में हुई पुलिस मुठभेड़ में 3 से 4 नक्सलियों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है और इसके बाद से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि मौके से हथियार, गोला बारूद और नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। बड़ी और अहम जानकारी छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर सुकमा में जारी एनकाउंटर में एक नक्सली ढेर किया गया है और इसी के साथ केरलापाल थाना क्षेत्र के सिरसिट्टी के जंगलों में ये पुलिस मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में 3 से 4 नक्सलियों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और मौके से हथियार, गोला बारूद और नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने शुक्रवार को गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली और इस बैठक में बजट राशि और विभागीय कामकाज की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि गृह विभाग से जुड़े हुए सभी विषयों और प्रोजेक्ट्स पर मंथन किया गया। इसके अलावा अपराध, कानून व्यवस्था और ट्रांसफर को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके बाद मंत्री ने 3 साल से ज्यादा जो अधिकारी कर्मचारी तैनात हैं उनके ट्रांसफर को लेकर निर्देश दिया है। बैठक में नक्सल मूवमेंट और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें आपको बता दें कि मंत्री ने जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के रिव्यू के निर्देश दिए। आगे उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को पहले ही निर्देश हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपनी सुरक्षा को लेकर जाएं और इस बीच कौन सा मार्ग सुरक्षित है, किसमें कम खतरा है, इसे लेकर चर्चा की गई। और आगे उन्होंने कहा कि आने वाला समय चुनाव का है और जिससे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के दौरे बढ़ेंगे, ऐसे में सुरक्षा का रिव्यू करने को कहा गया है और बैठक में आरओपी को लेकर भी व्यवस्था तय की गई है। गृह विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई थी। मूल उद्देश्य था, बजट हमारा सत्र भी मार्च में ख़त्म हुआ। बजट में जो प्रावधान हमारे विभाग के लिए किया गया था उस काम को आगे बढ़ाना, थाना चौकी अन्य चीज़ों को, उसकी एक समीक्षा और इन 4-5 महीनों में जो काम किए गए उसमें कितनी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की, कहाँ हमारी कमजोरी रही है, कहाँ हमको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से सारे विभागों के विषय में हम लोगों ने सब चर्चाएं की। होम डिपार्टमेंट की, जेल विभाग की, गुप्त वार्ता की, नगर सैनिकों की, अग्निशमन के विभाग की, लोक अभियोजन का, सैनिक कल्याण, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है हमारा, सभी विभागों का, स्टेट गैरेज, एफएसएल, सभी विभागों की बारीकी से हम लोगों ने समीक्षा की है और उसमें जितने भी काम हुए हैं उनमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर हम सब ने मैंने चर्चाएं की हैं और कुछ निर्देश भी समय समय पर, चाहे वो हत्या का, चोरी, डकैती, बलात्कार, अपहरण, नक्सली मूवमेंट, अन्य जो गतिविधियां हैं, क्राइम हैं, उन सब चीज़ों की समीक्षा की गई और उसमें समीक्षा करके जो जानकारियां अधिकारियों ने दी उसके अनुसार उनमें कुछ निर्देश भी दिए गए। पदोन्नति जैसे किया गया, भर्तियां जो की गई, ट्रांसफ़र अभी सामने देख करके ट्रांसफ़र और क्या कैसे करें, जैसे मैंने कहा कि 3-3 साल जिन अधिकारी कर्मचारियों को एक जगह हो गया है, चुनाव आयोग खुद ही उस पर ध्यान देता है, इसलिए उसके पहले ही हम लोग ट्रांसफ़र कर लें। पदोन्नति हम लोग आरक्षक से लेकर एडिशनल एसपी तक के किए हैं और भी जो पदोन्नति के लिए बचा है उनको देख लें। डायल 112 हमारा 11 जिले में चल रहा है, शेष जिलों में भी उसको विस्तार देना है क्योंकि अच्छा परिणाम उससे आए।
छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने सीजीपीएससी रिजल्ट 2023 घोषित कर दिया है। सीजीपीएससी रिजल्ट 2023 11 मई को रात 11 बजे जारी किया गया और सीजीपीएससी रिजल्ट 2023 के साथ ही सीजीपीएससी रिजल्ट 2023 टॉपर लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें बेटियों ने परचम लहराया है। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो रायपुर की बेटी प्रज्ञा नायक ने टॉप किया है, तो वहीं उनके भाई प्रखर नायक ने 20वां रैंक हासिल किया है। दीनदयाल उपाध्याय नगर के सेक्टर 2 रायपुर की रहने वाली प्रज्ञा नायक ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें अपनी सफलता की कहानी प्रज्ञा ठाकुर ने बताई। छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी के परिणाम आ चुके हैं और इस वक्त एएनबी न्यूज़ पहुंची हुई है प्रज्ञा नायक के घर, जो सीजीपीएससी 2021 के टॉपर है, और उसके भाई प्रखर नायक जो 20वें रैंक हासिल किया है। हमारे साथ प्रज्ञा है, उनसे बातचीत करेंगे। प्रज्ञा, पहले तो एएनबी न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस उपलब्धि के लिए। जी धन्यवाद। काफ़ी हमारे साथ प्रखर भी है। प्रखर, आपको भी एएनबी न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। प्रज्ञा, सबसे पहले ये जानेंगे कि किस तरीके से चुनौती रही और किस आपने सोचा था कि मुझे इस ओर जाना है, और सफलता कैसे मिली? क्या कुछ कहानी कहती प्रज्ञा की? जी, सोचा तो मैंने शुरू से था कि मुझे इस लाइन पे जाना है, और मेहनत काफ़ी लगी है। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये परिणाम मिला है। मेहनत लगी, परिणाम मिला है। किस तरीके से आप तैयारी करते, ताकि जो बच्चे भी सुन रहे हैं, जो बच्चे सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता चले कि किस तरीके से मेहनत करना चाहिए, ताकि मूल मंत्र है प्रज्ञा की वो और बच्चों तक पहुँचे? अच्छा, मैं घर पे ही पढ़ाई करती थी। सेल्फ स्टडी से ही मैंने अपना जो भी रिज़ल्ट है वो अभी पाया है, और कभी मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की है, और हमेशा घर पे ही मैं रह के पढ़ाई करती थी। अपना सब प्लानिंग से मैं पढ़ाई करती थी, पूरा स्ट्रेटजी बना के कि मुझे क्या कब करना है, और अपनी स्ट्रेंथ को पता था मुझे कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मुझे पता था। तो उस हिसाब से मैं उस पर काम करती थी, और वैसे ही मैंने पढ़ाई की है। अक्सर ये होता है कि हम जब कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो पढ़ना क्या ही हमें याद रहता है, लेकिन छोड़ना क्या ही हमें याद नहीं रहता है। तो आपने क्या क्या छोड़ा? कोई मोबाइल छोड़ते हैं, कोई सोशल मीडिया छोड़ते हैं, आपने किन किन चीज़ों से दूरियां बनाई थी? जी, सोशल मीडिया पे मेरे तब अकाउंट्स नहीं थे, तब मैं दूर थी। बट जो भी गूगल और ऐसे गवर्नमेंट्स की साइट्स होती है ना ऑफिशियल, उससे मैंने काफ़ी हेल्प लिया। अपने नोट्स बनाए, उससे वहाँ से डेटा कलेक्ट किए, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए, और वहाँ से मैंने नोट्स बनाए। और ऐसे अकाउंट्स मेरे ऐसे सोशल मीडिया में नहीं थे। व्हाट्सएप कोई ग्रुप में भी मैं ऐसे एक्टिव नहीं थी। घर वाले से तो हम बातचीत करेंगे, घर वालों की कितनी खुशी है और लोगों के क्या कुछ कहने हैं, दोस्त यार मित्रों का क्या कुछ कहने हैं, लोगों का फ़ोन भी आया होगा आपके पास, क्या कुछ लोगों का फीडबैक मिल रहा है? जी, घर में काफ़ी खुशी है। घर पे सब खुश है। कल से मेरे फ़ोन पे कॉल आ रहे हैं, कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं। ऐसे तो कभी कॉल नहीं आते थे, दिन में 1-2 आ गए तो वो काफ़ी थे। नंबर मेरे पास किसी के नहीं है, बट अभी काफ़ी कॉल्स आ रहे हैं, तो काफ़ी खुशी है। इस उपलब्धि को लेकर सबसे बड़ा समय वो होता है जब आपने सुना कि मैंने टॉप किया है। उस समय आपका मन में क्या कुछ था, कैसा लगा आपको? जी, कल तो काफ़ी वेट किया रिज़ल्ट के लिए, 5 बजे से वेट कर रहे थे। उसके बाद जब आया तो बिलीव नहीं हुआ। सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोला, और उसके बाद बिलीव नहीं हुआ। ठीक है, एक ही घर में 2 टॉपर है। हमारे साथ प्रखर नायक, उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रखर, कैसा लग रहा है? अभी तो बिलीव होने में टाइम लगेगा, बट अच्छा लग रहा है। किस तरीके से तैयारी की? बहन भी टॉप की है, आपने 20वां रैंक हासिल किया है। किस तरीके से दोनों का आपस में सामंजस्य था, और क्या कुछ जो परिणाम आए हैं उसके पीछे राज है? हम लोग सेल्फ स्टडी करते थे, बाकी ग्रुप डिस्कशन करते थे, और जो इसका प्लस पॉइंट रहता था वो मेरे काम आता था, क्योंकि ये आर्ट्स वाली है, और मेरा प्लस पॉइंट था वो इसके काम आ जाता था। बस यही चल रहा था हम लोग का। मतलब क्या कुछ पढ़ाई किया था आपने? मैंने बीटेक किया है एनआईटी रायपुर से, मैकेनिकल। हाँ। अब क्या कुछ आगे की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से आपने 20वां रैंक हासिल किया है, अब क्या लग रहा है, लोगों का कैसा रिस्पांस देखने मिल रहा है? रिस्पांस तो भी अच्छा है, बट अच्छी बात, अच्छा लग रहा है। लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? एएनबी न्यूज़ के दर्शक आपको देख रहे हैं, देश भर में आपको देख रहे हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? कि लगे रहिए, अपना करते रहिए, होना रहता हो जाएगा। तो चलिए, मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।